राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्रह्म युगम नाम का एक साउथ हॉरर एंड थ्रिलर टाइप की मूवी को, जो 2024 में रिलीज़ हुआ था। इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जैसे कि हर बार की तरह मैं एक अलग कॉन्सेप्ट वाले मूवीज एक्सप्लेन करती हूँ, तो आई होप आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। शुरुआत होती है हम एक पुरानी से जंगल को दिखाते हुए, जहाँ पे हम दो इंसानों को देख पाते हैं जो काफ़ी बहुत ही अलग हालत में थे, जिसमें एक का नाम कोरा था और एक का नाम थायरन था। और वो दोनों के दोनों कहीं भटक गए थे या फिर किसी चीज़ को ढूंढते हुए यहाँ पे आ चुके थे। उनको देख के ऐसा ही लग रहा था। उसके बाद वो लोग वहाँ पे कुछ ढूंढ रहे होते हैं और नदी पार करके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है कि वो नदी उस टाइम में क्रॉस नहीं कर पाते। तो वो इस बार में रह के नदी का बहाव कम होने का इंतजार करते हैं। फिर रात का वक्त हो चुका था, तो वो दोनों के दोनों एक जंगल के अंदर बैठ के आग लगा के थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी वक्त में कोरा को एक सडनली बहुत ही अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है। जब वो जंगल में इधर उधर उठ के उस जगह कुछ नोटिस कर रहा होता है या फिर देख रहा होता है, तो एक बड़े से पुराने पेड़ के पीछे से उसको एक लड़की निकलती हुई दिखाई देती है। और वो कोई और नहीं, एक यक्षिणी होती है। जैसे कि हमें पुराणों में भी पता चल चुका है, एक यक्षिणी जो होती है वो देवताओं का ही असर होती है, या फिर हमारे जो स्वर्ग लोक में रहने वाली अप्सराएं होती हैं, जो धरती लोक में आके किसी न किसी कार्य को पुण्य किया करती हैं। कोरा उस यक्षिणी को देखने के बाद उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि यक्षिणी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब कोरा को जितना भी था उसका दोस्त मना करता है, पर वो नहीं मानता और उस यक्षिणी के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो यक्षिणी के साथ वहाँ पे इंटीमेंट होता है, जिसकी वजह से यक्षिणी उसको इंटीमेंट करने के बाद उसको ख़त्म कर देती है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देख के थारस काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उस जंगल से भागने की कोशिश करता है। तो वो जल्दबाजी में क्या करता है, देखता है पानी का उफान तो अभी तक कमा नहीं है, तो वो जंगल के पिछले रास्ते की तरफ से भाग के निकलने की कोशिश करता है। और उसी कोशिश के दौरान उसको एक आगे जंगल में जाके एक बड़ा सा गेट नजर आता है, जिस गेट के अंदर ही हम एक बड़े से बिल्डिंग को देख पाते हैं, जो खंडर बन चुका था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका था। जिसको देखने के बाद थारून को लगता है कि शायद वो यहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट कर सकता है। अगर कोई हो तो वो कुछ वहाँ पे दिन रह के अपने आप को सेफ फील कर सकता है। उस हवेली के अंदर जाता है। जाने के बाद वहाँ पे देखता है कि नारियल के पेड़ के नीचे कुछ नारियल गिरे हुए हैं, जो ऑलरेडी सूखे हुए हैं। तो वो इतना ज़्यादा थक चुका था और भूखा भी था। के बाद वो उस नारियल को उठाकर वहाँ पे उसको खाने लगता है। और उसी वक्त नोटिस करता है कि उस हवेली का जो रसोइया था, मतलब जो कुक था, वो उसको नोटिस कर लेता है। और उसके बाद वो घबरा के उसको ये कहता है कि मैं बहुत टाइम से भूखा हूँ और मैंने कुछ भी नहीं खाया। जिसके बाद वो रसोइया उसको अपने ऑनर के पास लेके जाता है। यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें पता चलता है कि उस ऑनर का नाम कोदुमन पट्टी होता है, जो बहुत ही सालों से उस हवेली में रह चुका है, मतलब उस खंडर में। यहाँ पे कोदुमन जब यहाँ पे थमेस को पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो वो बताता है कि मैं अपने राज्य में राजा के सामने अक्सर गाना गाया करता हूँ और वही मेरा पेशा हुआ करता था। जिसके बाद कोदुमन कहता है कि ठीक है, तो तुम मुझे कुछ संगीत गा के सुनाओ। जिसके बाद वो उसका गाना सुन के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी होता है। और कोदुमन उसको ये भी कहता है कि बहुत टाइम से इस जगह में कोई भी नहीं आया है, और अगर तुम आए हो तो तुम कुछ टाइम यहाँ पे रह सकते हो। और उसकी खातिरदारी के लिए उस कुक को वो बोल देता है। जिसके बाद वो जो थैमन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वहाँ पे रहने लग जाता है। कुक यहाँ पे उसको लेके जाता है उस हवेली के अंदर, जहाँ पे वो उसको उसका रूम दिखाने के लिए लेके जाता है। जहाँ पे वो एक बहुत ही लंबी सी रास्ते में दिखाता है, बोलता है कि इसके सीधा तुम जाना और वहीं पर ही एंड में तुम्हारा रूम है। ना तुमको ऊपर जाना है, ना बायां जाना है, ना दायां जाना है। और सबसे बड़ी बात, इस हवेली में किसी भी जगह में कहीं पर भी कोई आवाज़ आए तो तुमको उठ के जाकर वहाँ पर चेक नहीं करना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है चीज़ों को लेकर। कि जब थमेन अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है, तो अचानक से उसको ऊपर से एक किसी के जंजीर से बंधे हुए घसीटते हुए आवाज़ आने लग जाती है। जिसके बाद उस चीज़ के बारे में जब रसोइया को पूछता है, तो वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूम हैं जो काफ़ी सालों से बंद हो रखे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर से अजीब अजीब से आवाज़ें आने लगती है। तो तुम्हें उस चीज़ में ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। जिसको सुनने के बाद हमने भी सोचता है कि ठीक है, हम अपने काम से ही मतलब रखते हैं। हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोदुमन को थमनर फिर से गाना सुनाता है। जिसको सुनने के बाद कोदुमन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पे हमेशा के लिए रह सकते हो। पर कोदुमन मना करता है कि नहीं, मैं कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पे रहना चाहता हूँ। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो लगता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। और उसी वक्त पे थमने को खाना मिल जाता है, जिसको खा के वो भगवान को थैंक यू कहता है। पर यहाँ पे जो उस घर का ऑनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और ये कहता है कि ये खाना तुमको भगवान ही नहीं मैंने दिया है, तो तुमको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। और वैसे भी भगवान नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। एज अ व्यूअर्स हम लोग नोटिस कर पाते हैं कि जो उस घर का ऑनर होता है वो भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। इनफैक्ट उसके आसपास के लोग भी अगर भगवान पे विश्वास करते हैं तो उसको उस बात से भी नाराज़गी होती है।
खाते खाते तबन एक चीज़ नोटिस करता है कि उस घर का जो रसोइया होता है वो ऊपर एक छोटे से रूम में किसी को खाना देने के लिए जा रहा होता है। तो वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ऊपर तो कोई भी नहीं रहता, तो वो खाना देने किसको जा रहा है। फिर सोचा शायद हो सकता है वो ऊपर बैठ के खाना खा रहा होगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देता है। और रात के वक्त जब वो अपने आप को थोड़ा सा ऐसे टहलने के लिए या फिर हल्का होने के लिए बाहर गार्डन में जाता है, तो वो नोटिस करता है कि वो वहाँ बहुत सारे ऐसे कब्रें होती हैं जो खुली हुई थी और वहाँ पे बहुत सारी लाशें दफनी हुई थी। नॉर्मल कोई भी उस जगह को देखेगा तो काफ़ी तक घबरा जाएगा, तो हमने भी काफ़ी तक घबरा चुका था। अब वो रिटर्न हवेली के अंदर आता है, जहाँ पे फिर से उसको उसी ऊपर वाले कमरे से फिर से किसी जंजीरों की आवाज़ आती है। अब उसके अंदर इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी था उस चीज़ को देखने के लिए कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और फिर ऊपर चला जाता है उस जगह को देखने के लिए। और वहाँ पे वो जो देखता है उसके एज अ व्यूअर्स हम उसके एक्सप्रेशन से देख पाते हैं कि वो काफ़ी भयानक चीज़ होगा जिसको भी उसने देखा होगा। और उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और दौड़ के नीचे आ जाता है। अब उससे और इंतज़ार नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे ही सुबह होता है, वो सबसे पहले जाके ऑनर को ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ, पर ऑनर उसको मना करता है और कहता है कि चलो थोड़ा सा हम लोग गेम खेलते हैं। यहाँ पे घर का ऑनर उसको ये कहता है कि चलो साथ में लूडो खेलते हैं, पर तुमने इतना था गुस्सा मतलब घबरा चुका था अंदर ही मंदिर में, तो वो मना कर देता है कि मैं नहीं खेलूंगा। और वो उस गेम की जो गोटियाँ होती हैं वो ऑनर को पकड़ा रहा होता है, और उसी वक्त ऑनर क्या करता है अपना हाथ को साइड कर लेता है, जिसके वजह से वो गोटियाँ नीचे पड़ जाती हैं और उसके बाद उसमें एक अंक आ जाता है। जिसके बाद वो हंसते हुए इसको कहता है कि देखो अब तो तुमने अपनी तरफ से गेम स्टार्ट भी कर दिया है, तो अभी तुम वो गेम तो खेलना पड़ेगा और किसी ना किसी चीज़ को तो तुम यहाँ पे दांव में लगा ही सकते हो। तो ये कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं दांव पे लगा सकूँ। तो ये कहता है कि ठीक है, तो तुम अपना टाइम दांव पे लगा दो, अगर मैं जीत गया तो फिर तुम इस घर से कभी नहीं जा सकते, और अगर तुम जीत गए तो तुम अभी के अभी इस घर से निकल के जा सकते हो। जिसको सुनने के बाद वो भी राजी हो जाता है और वहाँ पे वो गेम खेलने लगता है। तो यहाँ पे वो काफ़ी ध्यान से और काफ़ी संभल के गेम खेल रहा होता है, और एंड मौके में लास्ट टाइम में जैसे ही वो गेम जीतने वाला होता ही रहता है, उसी वक्त ऑनर एक ऐसा चाल फेंकता है जिसके वजह से गेम का पूरा बाजी ही पलट जाता है। मतलब वो शायद कुछ काला जादू या फिर जादू की तरफ से अपने उस गेम को पलट देता है, और यहाँ पे जो थंबनेल था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसी वक्त वो गेम में हार जाता है, जिसकी वजह से अब उस जगह में वो फंस चुका था। मतलब अब उस जगह में वो ज़िंदगी भर वहाँ पर रहने वाला था। एज अ व्यूअर्स हम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करते हैं, जो कौदुमन मतलब जो उस घर का ऑनर होता है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, क्योंकि वो एक मायावी था। उसको पहले से उस घर में आने वाले हर एक इंसान के बारे में पता था। इनफैक्ट उसको हर एक वातावरण, इनफैक्ट उस जिस एरिया में वो रहा करता था उस एरिया के हर एक चीज़ को वो कंट्रोल भी करना चाहता था। मतलब एज अ व्यूअर्स हमें ये समझ में तो आता है कि कौदुमन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बहुत ही अब टाइप का या फिर कोई काला जादू करने वाला इंसान था जिसको हर एक चीज़ में आयत रखना अच्छा लगता था। इनफैक्ट उसके अंदर वो चीज़ था भी। जाता है उस कुक के पास, जहाँ पे वो यहाँ पे कौदुमन की तारीफ करता है कि वो बहुत ही गुणी और बहुत ही समझदार इंसान है, जो एक ही नज़र में लोगों को समझ जाता है। इनफैक्ट वो उसकी लाइफ के बारे में भी जानता है और उसके घर में कौन कौन है वो भी उसके बारे में पता है। जिसके बाद रोशिया सुन के उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कौदुमन के बारे में बहुत ही गलत बात कहता है कि वो बहुत ही गंदा इंसान है, बहुत ही मतलबी है, उसको कोई काम नहीं है और एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब उसके बारे में बहुत ही गंदा बुरा बोलता है। जिसके बाद यहाँ पे थंबनेल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि ये इसके हमें इतना गलत कैसे बोल सकता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कौदुमन और थंबनेल दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं, पर यहाँ पे थंबनेल का मन ज़्यादा नहीं कर रहा होता खाने के लिए। तो कौदुमन उसको ये कहता है कि तुम्हें ढंग से खाना खाना चाहिए, वरना तुम्हारी माँ को तुम्हारा हालत के बारे में पता चलने से उनको अच्छा नहीं लगेगा। अब थंबनेल कभी तक घबरा जाता है कि मैंने कभी मेरी माँ के बारे में तुमको नहीं बताया, तो तुम्हें कैसे पता चला। तो कौदुमन कहता है कि शायद तुमने बताया होगा, तुम्हें ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नोटिस करते हैं कौदुमन वैसे साइलेंट रहता है और बोलता है कि शायद बताया होगा, मुझे ध्यान नहीं होगा। अब उसके बाद वो थोड़ा सा उस बात को इग्नोर करता है और खाना खाने लग जाता है। बातों में यहाँ पे वो उसको पूछता है कि तुमको रसोइया ने मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बताया, तो यहाँ पर थंबनेल मना करता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ये कहता है कि उसने पहले भी एक आदमी को ऐसे ही मेरे बारे में कुछ उल्टा फुल्टा बोला था, जिसकी वजह से वो आदमी पागल हो गया था और इधर उधर भागता फिर रहा था, चीज़ें फेंक रहा था, जिसकी वजह से कौदुमन को ही खुद उसको वहाँ पे कुराड़ी लेके उसको मारना पड़ा था। जिसको सुनने के बाद थंबनेल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा मतलब घबरा जाता है और डर के मारे ये कहता है कि नहीं उसने मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बताया, ना ही आपके बारे में ऐसा कोई भी वहाँ पे टॉपिक चला था। उसी वक्त इन लोगों की बातचीत के बीच में ही कौदुमन नोटिस करता है कि रोसिया उसी एरिया में आ रहा होता है। तो यहाँ पे वो फिर से उसको खाना मांगता है, तो रोसिया भी उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर ये कहता है कि तुमने ऑलरेडी 4 बार खाना खा लिया है और नहीं दे सकते। जिसको सुनने के बाद कौदुमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में जिस टाइप का उसका मतलब बिहेवियर होता है उसी टाइप का पूरे घर में लाइक सब कुछ चीज़ें वाइब्रेट होने लग जाती है, हिलने लग जाती है, और उसके गुस्से के प्रकोप में आके चीज़ें और उसका वातावरण बदलने लग जाता है। तो यहाँ पे इसको समझ में तो आ चुका था ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। थंबनेल को इतना गुस्सा आ चुका था कि वो उस कुक को पकड़ता है और उसको मारने के एंड मौके तक लेके जाता है, जिसको देख के थंबनेल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि एंड मौके में फिर वो उसको कुक को छोड़ देता है, मारता नहीं है। और ऐसा व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि ये सब माहौल में इतना डरावना और इतना घबराहट होता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वो जो कुक था उसको बिल्कुल डर नहीं था और ना ही वो अपनी नज़रें नीचे कर रहा था। जिसके बाद वो किचन में चला जाता है और उसकी थोड़ी देर के बाद हम थंबनेल को देखते हैं जो उस रसोई के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि इसका एक्चुअल में असली राज और असली मतलब क्या है।
जहाँ पे वो रसिया उसको ये इन्फॉर्म करता है कि उसने जो पहले कहा वो बिल्कुल सही था। मतलब इस हवेली में पहले एक डांसर आ चुकी है और सबसे पहले और एक आदमी आया था जिसको इसी ऑनर ने मारा था। और इस रिलेटेड जानने के लिए हमें सबसे पहले इस आदमी का पुराना पास्ट, मतलब इसका जो पुराना इतिहास है वो जानना पड़ेगा। उसको यहाँ पे ये बताता है कि बहुत साल पहले जो इस घर के असली ऑनर हैं वो पहले बहुत काला जादू सिद्धि प्राप्त करके एक यज्ञ करते हैं, जहाँ पे माता उन पर प्रसन्न होकर उसको एक जादुई बॉक्स देती है, जिस बॉक्स के अंदर एक चेतन नाम का एक जादू होता है जो इंसान का इच्छा तृप्ति करता है। जो भी वो विश मांगे, जो भी वो दिल में रखे, वो उस चीज़ को पूरा करता है। और वो माता का आशीर्वाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। वो उस चीज़ उस विश बॉक्स से वो कुछ भी विश कर सकता था। पर वहाँ पे एक जैसे जीन होता है, उसी टाइप का एक आदमी होता है जो उसकी हर एक इच्छा पूरी कर रहा होता है। बट यहाँ पे वो जो ऑनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव करने लग जाता है। इनफैक्ट उस जीन के साथ वो काफ़ी बुरा व्यवहार करने लगता है। चेतन को वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता, उसको जंजीरों में बांधता और उसको मारता पीटता और उसके साथ बहुत ही गलत हरकतें करने लग जाता है, जिसको देख के चेतन काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। और एक दिन अपने आप को इतना दर्द में देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस ऑनर को ये कहता है कि तुम मेरे मुंह में देखो, तुमको मेरे मुंह के अंदर हेल दिखाई देगा। जब यहाँ पे उस घर का ऑनर उसके मुंह के अंदर नोटिस करता है तो उस मुंह के अंदर उसको हेल दिखाई देता है। और उसी वक्त में चेतन क्या करता है, उस ऑनर का आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है। वो कुछ समझ पाता या कर पाता उससे पहले वो अपना काम कर चुका था। चेतन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। इनफैक्ट उस ऑनर के जितने भी वंशज, उसके सारे घर के फैमिली मेंबर, सबकी आत्माओं को खा चुका था। अब उसको रोकने के लिए बहुत सारे सिद्धि प्राप्त करने वाले आदमी आते हैं, मुनि ऋषि आते हैं, उसको काबू में करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी फायदेमंद नहीं होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, जिसके वजह से उसके अंदर का जो शक्ति था वो बढ़ चुका था, डबल हो चुका था। जिसके वजह से लास्ट मोमेंट में वो पद्मकुमन जो आदमी होता है उसका लास्ट वंशज यहाँ पे आता है, जो अब इस घर का ऑनर है। वो आता है और उसको कैसे भी करके ऐसा काला जादू करके या फिर कोई भी सिद्धि प्राप्त करके उसको जंजीर में बांध के फिर से काबू कर लेता है। पद्मन यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो उसने चेतन को यहाँ पे काबू कर लिया था, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं कर पाया था। जहाँ पे तुमने ये कहता है कि मैंने भी ऊपर एंटिक पे उसी आदमी को देखा था जिसको जंजीर में बांध के रखा गया था, बट एज अ व्यूअर्स हमें याद है कि वहाँ पे उसने किसको देखा था, हमें तो यहाँ पे नहीं बताया गया था। जिसके बाद वो रोसिया कहता है कि शायद तुमने उसी को देखा हुआ क्योंकि एंटिक के ऊपर वही बंधा हुआ है। उसको ये कहता है कि तुम उस सब चीज़ों पे ध्यान मत दो और तुम्हें मैं एक सजेशन देता हूँ, कभी भी रात में इधर उधर तुम घुमा मत करो, वरना मुझे तुम्हारे लिए भी एक कबर खोदनी पड़ेगी। जिसके बाद यहाँ पे वो चला जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे थमने को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ आता है, बट फिर भी उसके अंदर इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है कि वो रात को फिर से उधर उधर घूम के देखने की कोशिश करता है। जहाँ पे वो कदुमन को देखता है कि एक पुरानी खंडर से पूजा करने वाली जगह में जाकर वो कोई पूजा मंत्र या तंत्र कर रहा होता है और उसी वक्त उसी जगह में वो यक्षिणी आती है। जिसके बाद उस यक्षिणी के साथ वो इंटीमेट होता है। नॉर्मली ऐसा हम लोग को पता है व्यूअर्स की यक्षिणी को संतुष्ट करना आसान नहीं होता है, बट यहाँ पे वो कदुमन उसको संतुष्ट कर देता है और उसके बाद उससे मनचाहा चीज़ें लेता है। जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें समझ में आ जाता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिद्धि प्राप्ति कर चुकी हुई शक्तियाँ होती है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें कर पा रहा होता है। यहाँ पे जो थंबनेल होता है वो सारी चीज़ें चुपचाप पीछे से ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा होता है और देख के इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उस जगह से निकल के भाग के अपने रूम में चला जाता है। थंबनेल अब काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होते ही वो रोसिया से ये कहता है कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं, पर रोसिया कहता है ये आसान नहीं है, पर इस बात को वो नहीं मानता और वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके भागने की कोशिश करता है। और वो कदुमन को जाके ये कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो कदुमन ये कहता है कि रुक जाओ, अभी बारिश बंद होने के पास चले जाना। जहाँ पे हम देख पाते हैं कि एज अ व्यूअर्स आसमान बिल्कुल साफ था और अचानक से इतनी बारिश होने लग जाती है कि ये बारिश 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कंटिन्यू होने लगती है। जिसके बाद कदुमन उसको ये रिवील करता है कि डांसर भी यहाँ से जाना चाहते थे, जिसकी वजह से बारिश हुआ और 3 साल तक कंटिन्यू बारिश होने लगा। जिसके बाद रोसिया उसको ये रिवील करता है कि तुम जितना टाइम यहाँ पे रहने लग जाओगे, ये एक लूप वाली जगह है, जितना तुम दिन यहाँ पे रहोगे उतना दिन ही तुम्हारी याददाश्त कम होती जाएंगी, तुम क्या हो क्या नहीं तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, इनफैक्ट तुम्हारे अंदर कोई सेंस ही नहीं बचेगा। जिसके बाद इसको याद भी आता है कि ये धीरे धीरे सारी चीज़ें भूल रहा है। इनफैक्ट वो कब आया था, कितना टाइम उसको यहाँ पे रहे हुए हो चुका है, उसको वो सब कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। थंबनेल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, जिसको अपने घबराहट में बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। अब वो कुछ नहीं देखता, उस तेज होने वाली बारिश में भी वो अपने आप को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है और गेट के एंड मौके में आने से पहले ही उसका तबीयत खराब होने लग जाता है और उसी गेट के पास वो खून की उल्टी करता है, पर उस गेट को वो क्रॉस नहीं कर पाता। जिसके बाद वो रिटर्न आता है उसी घर में और यहाँ पे जो ऑनर है उससे माफ़ी मांगता है। उसके बाद रोसिया उसको एक दवाई देता है और ये कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, इस गेट से बाहर नहीं जा सकते हो। को लेके जाता है
उस घर के अंडरग्राउंड रूम में, जहाँ पे हमें इस मूवी के असली जो ऑनर है और असली जो राज है वो खुलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब जो अभी तक हम ऊपर जिस इंसान को देख रहे थे, घर के ऑनर को, वो एक्चुअली घर का ऑनर नहीं था, वो वही डीमन मतलब वही चेतन है जो यहाँ पे उस घर के ऑनर का रूप लेके रहा करता है। और उस घर के अंडरग्राउंड रूम में उस चेतन मतलब जो ऑनर थे उनका डेड बॉडी मिलता है, जहाँ पे वो रोसिया उसको ये कहता है कि आज तक जितने आदमी भी यहाँ पे आए हैं सबके सब मर चुके हैं, इनफैक्ट सबकी लाश यहाँ पे दफनाई भी गई है, यहाँ पे कोई कभी जिंदा नहीं रहा। और इसीलिए वो आदमी जो अभी तक ऊपर हम ऑनर के हिसाब से उसको सोच रहे थे, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली इसीलिए क्योंकि वो एक डीमन है, वो नॉर्मल इंसान है नहीं। ये दोनों मिलके उस असली जो ऑनर के डेड बॉडी है उसको दफना देते हैं, जहाँ पे कुक नदी में स्नान करते वक्त उसको ये कहता है कि इस जगह से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, जो घर के नीचे अनाज घर की तरफ से होके जाता है। वहाँ पे एक दरवाजे के अंदर पुराना दिया जल रहा होता है, जिसको बुझा देने से ये चेतन यहाँ से तुमको जाने देगा और तुम उसके अराउंड के जो लूप बना हुआ एरिया है उससे निकल के आगे जा सकते हो। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे ये दोनों प्लान करते हैं उससे वो चाबी कहाँ पे है वो ढूंढने के लिए, जहाँ पे ये दोनों उस घर के हर एक कोने में चाबी ढूंढते हैं पर उनको कहीं मिलता नहीं। बाद में थंबनेल को नोटिस करता है कि वो तो चेतन के कमर में ही है, जिसके बाद वो रोसिया और ये दोनों प्लान करते हैं उस चाबी को निकालने का। नॉर्मल प्लान था कि लोग चेतन को गुस्सा दिलाएंगे, जिसकी वजह से वो चेतन जो रोसिया उस पर हाथ उठाएगा, इनफैक्ट उसको मारने की कोशिश करेगा और उसी वक्त वो उससे चाबी चुराने की कोशिश करेंगे। और एक्चुअली में वैसा होता है भी, जब कुक रोसिया में खाना बना रहा होता है तो यहाँ पे वो आता है और उसको पूछता है कि तुमने उसको सारी बातें क्यों बताई, और ये कहते हुए उसको मारने लग जाता है। और उसी बीच में आके यहाँ पे जो थंबनेल होता है उसके कमर से चाबी चुराने की कोशिश करता है, पर वो नोटिस करता है कि वहाँ पे तो चाबी है नहीं, क्योंकि रोसिया ने पहले ही उस चाबी को वहाँ से चुरा लिया है। या सीधा जाता है उसी जगह के अंदर जहाँ पे वो दिया जल रहा होता है, उस ताले को खोलता है और दिया को बुझा देता है। जैसे ही वो दिया वहाँ पे बुझाता है चेतन गायब हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे थंबनेल आता है उस रोसिया को ढूंढते हुए, और यहाँ पे उनके बीच में थोड़ा हाथापाई हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि रोसिया ने उसको चीट किया है। पर रोसिया उसको ये कहता है कि अभी हमें यहाँ पे झगड़ा करने का टाइम नहीं है, हमें सबसे पहले इस चेतन को यहाँ पे कैद करना होगा, क्योंकि वो वर्तमान सिर्फ शरीर से गायब हुआ है पर एक्चुअली वो अभी भी यहीं पर ही है। जिसके बाद उसको उसी माता का मिला हुआ वो जादुई बॉक्स मिलता है, जिसके बाद रोसिया कहता है कि हमें चेतन को इसी के अंदर कैद करना होगा। उसको यहाँ पे ये आइडिया भी देता है कि देखो वो सबसे पहले तुम्हें एक मतलब भरम में डालेगा, तुम्हारे आसपास इतनी सारी मायाएं फैलाएगा कि तुम समझ नहीं पाओगे कि रियल कौन है फेक कौन है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट, इनफैक्ट तुम्हारे कनेक्टेड जितने भी प्यार की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पे वो हामी पहुँचाएगा, तुम्हें पूरा कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। पर तुम किसी भी वो काम में कमज़ोर मत होना। जहाँ पे ये दोनों अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसके बाद वो काम में लग जाते हैं, जहाँ पे चेतन उनके सामने आता है जो काफ़ी डरावना दिख रहा होता है और वो इन लोग के सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है, नेगेटिव चीज़ें करता है। कभी उसकी मम्मी को मार देता है, कभी इसकी फैमिली वालों को इसके सामने बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर करता है। बट ये लोग अपने आप को संभालते हैं क्योंकि उनको समझ में आ चुका था कि ये सब कुछ एक नाटक है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। बट यहाँ पे कुछ भी करके उस चेतन को मारने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे जो चेतन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैसे भी होता है, तो वो थंबनेल को पकड़ के मारने की कोशिश करता है। बट कुक उसी वक्त उसके पीछे से आके उसको कुल्हाड़ी में मारता है, जिसके वजह से उसके हाथ में एक रिंग होता है जो उसको काबू करता है या फिर उसको किसी का गुलाम बनाता है चेतन को। तो कुक उस जो अंगूठी है उसको पहन के उसको हुक्म देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इसको देख के थंबनेल काफ़ी ज़्यादा मना करता है, इनफैक्ट गुस्सा भी होता है कि तुम ऐसा मत करो, जो उस ऑनर ने किया था तुम सेम चीज़ें मत करो। पर वो कुक इस चीज़ को नहीं मानता है। रोसिया और थंबनेल के बीच में झगड़ा होने लग जाता है, जिसकी वजह से उस पूरे घर के हवेली में आग लग जाती है और ये लोग वहाँ से निकल के भाग आते हैं। बट यहाँ पे रोसिया क्या करता है, थंबनेल को मार देता है और भाग के महल के बाहर आ जाता है। पर बाहर एरिया में आते ही उसको नोटिस करता है कि उसके पीछे थंबनेल भी आ रहा होता है और वहीं पर ही जंगल के बीच में उन दोनों के बीच में मारपीट हो जाता है। पर यहाँ पे रोसिया नोटिस करता है कि थंबनेल के राइट साइड के कान में वो बाली है जबकि उसके लेफ्ट साइड के कान में बाली था। मतलब पूरा बात क्लियर था कि अभी तक जिसको वो यहाँ पे चेतन समझ के मार रहा होता है एक्चुअली वो थंबनेल था, और थंबनेल को जो समझ के वो उसके साथ घूम रहा होता है वो चेतन था। अब चेतन ने थंबनेल को मार के उसका रूप ले लिया था, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। कि रोसिया वहाँ से भागने लग जाता है और आगे उसको अंग्रेज़ के कुछ सैनिक मिल जाते हैं, जिसको वो बचाने के लिए उसके पास जाता है। तो वो लोग उसको दुश्मन समझ के उसको शूट करके वहीं पर ही मार देते हैं। तो स्टोरी में हम लोग अभी तक जिसको समझ रहे थे चेतन या थंबनेल, वो एक्चुअल में चेतन था। अब चेतन क्या करता है, उसकी कमांड की दी हुई वही अंगूठी को अपने हाथ में पहन लेता है। मतलब अब चेतन को कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता था। और अभी तक जो दिया उसने बुझा दिया था, जिसकी वजह से उस एरिया से वो कभी बाहर निकल के नहीं आया था, वो दिया बुझने के बाद अब उस एरिया से वो बाहर निकल के आ चुका था। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।